गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मिस प्रीति नरवाल। वेलकम टू नरवाल स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड है, दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट, यानी मुद्रा और साख। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग थीम की बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इस चैप्टर में आने वाले हैं, किसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। एक्चुअली जो हमारा ये टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट वाला जो चैप्टर है आपका, ये पहले दोनों चैप्टर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इंटरेस्टिंग कैसे है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे मनी जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एवरीडे लाइफ में। पैसे की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। जब पैसा नहीं था यानी मनी नहीं थी, उससे पहले भी तो लोग जो हैं वो एक्सचेंज करते थे वस्तुओं का। तब भी तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती थी, तो मनी की ज़रूरत क्यों हुई है हमें। और अगर हुई है, चलो मान लिया जाए कोई फैक्टर है कि जी हमें जो मनी है वो चाहिए, मतलब पैसा जो है उसकी ज़रूरत है, मान लिया जाए कि कोई ऐसा फैक्टर है भी। तो अभी जो मनी है, क्या उससे पहले की जो लाइफ थी लोगों की वो कैसी थी, कैसे लोग इससे पहले अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, किस तरीके से उनकी आजीविका चलती थी, कैसे उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती थी, कैसे उनकी फुलफिलमेंट होती थी, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बेसिक टर्म्स करेंगे एक्चुअली। तो सबसे पहली टर्म हमारी है बार्टर सिस्टम। क्या होता है, यानी विनिमय प्रणाली क्या होती है। वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रणाली को विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी जब वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, बार्टर सिस्टम बोला जाता है। हाँ, नेक्स्ट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसका अर्थ होता है जब दोनों पक्ष अर्थात खरीदार तथा विक्रेता एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। यानी जो खरीदार है, जो खरीदने वाला है, जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो भी उस चीज़ को खरीदना चाहता हो, और जो विक्रेता है, ठीक है जी, शॉपकीपर जैसे, वो उस सामान को बेचना चाहता हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोइंसिडेंस हो गया कि शॉपकीपर को बेचनी है, कस्टमर को वो चीज़ खरीदनी है। तो इस कोइंसिडेंस को क्या बोला जाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। फिर मनी में हम लोग बात करते हैं चेक की। ठीक है, सबसे पहले आई थिंक आप ये देख लो कि मनी और जो क्रेडिट है हमारा वो क्या होता है, यानी अ, मुद्रा और साख क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप ये जो भी हैं चेक, क्रेडिट, ये सारी चीज़ें समझ पाओगे। तो मनी यानी मुद्रा। मुद्रा किसको बोलते हैं, पैसा किसको बोलते हैं, मनी किसको बोलते हैं। वह कुछ भी जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के माध्यम के रूप में प्राय स्वीकार किया जाता है। यानी एक ऐसी वस्तु जो वस्तुओं के खरीदने के लिए, सेवाओं के खरीदने के लिए, या फिर जो सेवा हमने खरीदी है उसके भुगतान के लिए जो मीडियम यूज़ किया जाता है वो एक्सेप्टेबल हो दोनों के लिए, उसको क्या बोला जाता है, मनी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, आपका चेकअप करता है। वो चेक करता है, मान लीजिए थर्मामीटर से आपका जो टेम्परेचर है वो मेज़र करता है, कोई और ट्रीटमेंट करता है जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको कोई भी मेडिसिन जो है वो देता है, इंजेक्शन लगाता है, ग्लूकोज लगाता है, कोई भी जो फैक्टर है यहाँ पर, मान लीजिए आपको जो भी प्रॉब्लम है उसकी वो सोल्यूशन आपको देता है, ट्रीटमेंट आपको देता है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने क्या किया, अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड करवाई, और उस सर्विस के बदले आपने डॉक्टर को क्या दिया, पैसा दिया, मनी दी उसकी फ़ीस के रूप में। तो मनी यहाँ पर क्या बन जाती है, एक मीडियम बन जाती है। ठीक है, एक माध्यम के रूप में काम आती है जो स्वीकार्य है वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए। यहाँ पर डॉक्टर ने क्या किया, अपनी सेवा दी। सेवा किस रूप में दी, कि उसने उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, फिर उस पेशेंट ने बदले में क्या दिया, उसको मनी दिया। उसका भुगतान किस तरीके से किया, सेवा का मनी दे करके। ऐसे ही आप दुकान पर जाते हो, आपको कोई सामान चाहिए होता है, तो मान लीजिए आप मार्केट में गए हो, आपको कोई ड्रेस पसंद आती है, तो उस ड्रेस को आप तभी खरीद पाओगे ना जब आपके पास पैसा होगा। अब यूँ तो है नहीं कि वो आप हर एक शॉपकीपर को मार्केट में जानते हो कि भाई, अब मान लीजिए नॉन है तो आपका वो दूसरी बात है, लेकिन सबको तो नहीं जानते पाओगे ना। तो उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा उस वस्तु का, उस ड्रेस का। तो भुगतान के रूप में आप कौन से मीडियम का यूज़ करोगे,
मनी का, पैसे का, मुद्रा का। तो ये होती है हमारी मनी। और एक्चुअली जब मैं ये चैप्टर क्लासरूम में करवा रही थी तो वहाँ पर एक स्टूडेंट था, तो उसने बोला कि मैम ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए कि मैं किसी दुकान पे जाता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे भूख लगी है, तो मैं उससे वो चीज़ उधार पे भी तो ले सकता हूँ, मतलब बाद में मैं उसका पैसा दे सकता हूँ। मैंने कहा एग्जैक्टली उसको क्या बोलेंगे, उसको साख बोलते हैं, उसको क्रेडिट बोलते हैं। जहाँ पर आप ट्रांजैक्शन जो कर रहे हो ना, वो पैसे में नहीं है, आप उसको एक कमिटमेंट जो देते हो कि ठीक है मैं 2 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद आपको आपका जो भी भुगतान मैंने करना है वो कर दूंगा, उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट बोला जाता है। तो ये हो गई हमारी बात जिसमें ट्रांजैक्शन होता है, मनी जो ट्रांजैक्शन होता है एज अ मीडियम का यूज़ करके उसको क्या बोला जाता है, मनी। और जिसमें सिर्फ हम लोग कमिटमेंट देते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन एक्चुअली मनी का नहीं होता है, ट्रांजैक्शन बेसिकली उसमें नहीं होता, उसमें हम लोग सामने वाले बंदे को जुबान देते हैं कि इतने दिन बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। जैसे एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, ये तो स्टूडेंट का एग्जांपल था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया। हाँ, इसके दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि कोई शॉपकीपर है मान लीजिए, अभी शॉपकीपर को अपनी दुकान के लिए सामान खरीदना है, तो वो किसी होलसेलर के पास जाता है। किसके पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है। तो होलसेलर से वो सामान खरीदता है और उसके बदले में वो होलसेलर को बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब मेरा ये सामान बिक जाएगा, जब मेरा ये सामान जो है खरीदा जाएगा खरीदारों के द्वारा, तो मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा। यानी उसने बोला कि मुझे टाइम रिलैक्सेशन चाहिए, यहाँ पर उसको टाइम लगेगा थोड़ा, तो उसके बाद वो उसको पैसा देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिट बेसिकली क्या हुआ कि जब ट्रांजैक्शन ना करके उसको उधार पे या फिर ये बोला जाए कि वो कुछ टाइम के बाद पैसा देगा, दैट इज़ क्रेडिट। तो आई थिंक मनी और क्रेडिट आपको समझ आया होगा। तो ये दोनों ही हमारी इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और इंटरेस्टिंग भी बहुत हैं, क्योंकि ये हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ होने वाली टर्म्स भी हैं और जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं इस टाइप की चीज़ों में जो उनकी डेली लाइफ में यूज़ होती है ना, कि प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं हम लोग। तो अभी चेक देखिए, चेक क्या होता है, एक ऐसा कागज़ होता है, आपने देखा होगा चेक, तो वो क्या होता है, कागज़ का एक टुकड़ा होता है जिसके ऊपर स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। यानी ये क्या है, एक तरीके का ऑर्डर है, एक कागज़ होता है। ठीक है, चेक बेसिकली जब देखो, नॉर्मल सी बात है जी, चेक क्या होता है सबको पता है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो आपने कैसा आने वाला है जिसमें आपने एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस करने हैं, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, वहाँ पर आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी, मतलब आपको जो क्वेश्चन लिखने वो ब्रीफ में लिखने होंगे, तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ इतना जान लेना ज़रूरी नहीं है कि जी चेक जो है हम लोग बैंक में जमा करवाते हैं, पैसे निकलवा लेते हैं। तो चेक होता क्या है, उसको थोड़ा ब्रॉड में आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत आसान है कि कागज़ होता है एक, जो बैंक में किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम कैसे उसमें जो कॉलम होता है हमारा, उसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि कितने रुपए हम लोग उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी कैश रिजर्व रेशो, यानी बैंक जमा राशि। जो आम जनता होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक में अपना जो पैसा है वो जमा करवाते हैं, वहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हमारी जो बचत है, जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, वो सेफ़ है एकदम। तो बैंक क्या करता है, वो सारा का सारा पैसा तो अपने पास नहीं रखेगा। मान लीजिए किसी ने कोई एफडी करवाई है, कोई वैसे बैंक में इन्वेस्टमेंट करता है, किसी ने बहुत सारा जो पैसा है बैंक में लगाया हुआ है, तो देखो बैंक सारा का सारा पैसा तो अपने पास नहीं रखेगा ना अपनी ब्रांच में। तो बैंक क्या करता है, उसको रिजर्व बैंक के पास जो है वो रख देता है, लेकिन कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रखता है ताकि जो जमा करता है
अकाउंट होल्डर्स अगर उसके पास आते हैं पैसा निकलवाने के लिए अपना, तो वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अमाउंट अपने पास रखता है। उसी अमाउंट को क्या बोला जाता है? कैश रिजर्व रेशियो या फिर बैंक जमा राशि। एक बारी रीड करते हैं इसको। बैंक कुल जमा राशि का एक छोटा सा हिस्सा जमाकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पास रखता है, यानी सारा पैसा नहीं रखता है बैंक अपने पास, एक छोटा सा हिस्सा रखता है। कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक अपने पास नकद के रूप में रखता है, नकद के रूप में यानी कैश के रूप में जो रखता है, उसको क्या बोला जाता है? बैंक जमा राशि। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपकी क्रेडिट यानी ऋण, उधार जिसको बोला जाता है, लोन। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है। सहमति होती है ना, मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट होता है। जब कोई उधार आपको देता है तो उसमें एग्रीमेंट होता है, दोनों का, लेने वाले का भी और देने वाले की भी सहमति वहाँ पर होनी चाहिए। जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान का वादा लेता है। जैसे हमने एग्जाम्पल से बात करी थी कि जो शॉपकीपर है वो होलसेलर को क्या बोलता है कि मैं कुछ टाइम के बाद आपका जो पैसा है, जो मैंने आपसे सामान खरीदा है, उसका भुगतान कर दूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये जो सहमति हुई शॉपकीपर और होलसेलर के बीच, ये सहमति ही क्या है? क्रेडिट है। बदले में होलसेलर क्या है? ये वादा लेता है इससे कि पैसे जो है कुछ टाइम के बाद ये इसको दे देगा। तो वो क्या हुआ? हमारा क्रेडिट, या फिर इसको हम लोग लोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी फॉर्मल लेंडर रिसोर्स यानी औपचारिक ऋण स्रोत। अब औपचारिक ऋण स्रोत कौन से है? यानी आपने लोन लेना है, क्रेडिट आपने लेना है, तो उसके लिए कुछ औपचारिक स्रोत भी हैं, फॉर्मल रिसोर्सेज भी हैं। औपचारिक स्रोत कौन से होते हैं? जिन पर सरकार, बैंकों तथा सहकारी समितियों का नियंत्रण होता है। सहकारी समितियां क्या होती हैं? जब व्यक्ति आपस में मिलकर समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के लिए काम करते हैं, अपना संगठन बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सहकारी समिति बोला जाता है। तो फॉर्मल लेंडर रिसोर्स, औपचारिक ऋणदाता स्रोत कौन से होंगे? जिन पर सरकार का, बैंकों का या फिर सहकारी समितियों का नियंत्रण होता है। बैंक और सहकारी समितियां औपचारिक वर्ग में आती हैं। यानी यहाँ पर क्या है? जो फॉर्मल रिसोर्स के रूप में इनको माना जाता है, क्योंकि ये अकाउंट होल्डर जो होगा, जिसको ये लोन देंगे, उसके बारे में सारी डिटेल ये लोग लेते हैं, सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद लोन प्रोवाइड किया जाता है और एक टाइम होता है उस अकाउंट होल्डर के पास, टाइम लिमिट उसको दी जाती है कि इस टाइम में आप क्या करोगे? वापस जो अपना लोन है वो आप कर दोगे, अपना जो भुगतान है वो करोगे। तो ये क्या हुआ? हमारा फॉर्मल लेंडर रिसोर्स होता है। अब कुछ इनफॉर्मल रिसोर्सेज भी होते हैं, जिसमें जो ऋणदाता हैं वो अनौपचारिक रूप से किसी से लेते हैं। जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था, जब बैंकों की सुविधाएं गांव तक नहीं थी, तो गांव के जो छोटे किसान होते थे वो अपनी फसल को उगाने के लिए या फिर कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने के लिए, खाद बीज खरीदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो क्या करते थे? जमींदार या फिर साहूकार से पैसा लेते थे। तो वो पैसा लेना भी एक टाइप का क्या था? उधार था, ऋण था, लोन उसको हम लोग बोलेंगे। लेकिन वहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती थी, तो फॉर्मल रिसोर्स वो नहीं था, वो एक इनफॉर्मल रिसोर्स था, जिसमें कोई भी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो नहीं होती हैं। वो किस पर बेस्ड होती हैं? वो जो लेंडर है, वो जो पैसा दे रहा है, जो हमारा साहूकार है, व्यापारी है, वो अपनी मर्जी से कोई भी रेट उस पर लगा सकता है, ब्याज की कोई भी दर वो उस पर लगा सकता है। लेकिन जो बैंक होंगे, जो सहकारी समितियां होंगी, वो अपनी मर्जी से दर नहीं लगाते हैं, वो एक स्पेसिफाइड मैनर में होती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई इनको करनी पड़ती हैं हर एक उस ऋण लेने वाले जो पर्सन हैं उनके साथ। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है? साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि शामिल होते हैं। जब हम लोग इन सब से ऋण लेते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे इनफॉर्मल लेंडर रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा मनी। ये मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ कि जब वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए माध्यम के रूप में हम लोग जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मनी बोला जाता है। तो आई थिंक आपको ये जो टर्म्स हैं हमारी, ये समझ आई होंगी। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो आज की क्लास में आपको थीम समझ आ गई होगी कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है,
क्या क्या जो क्वेश्चन हैं वो हो सकते हैं, और जो भी हमारी मनी और क्रेडिट से रिलेटेड हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनफॉर्मल लेंडर रिसोर्स हैं, फॉर्मल लेंडर रिसोर्स हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, और जो हमारी मनी है, मुद्रा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या लिमिटेशंस हैं हमारी जो बार्टर सिस्टम है उसकी, जो मांग जमा है उसको मुद्रा कैसे बोला जाता है, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर जो मुद्रा के आधुनिक रूप हैं जैसे करेंसी है, ये सारी चीज़ों के बारे में कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे। नेट बैंकिंग वगैरह के बारे में, डिमांड ड्राफ्ट क्या होती हैं, इनके बारे में कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।